सर, ये भी तो हो सकता है कि उसे इंजेक्शन दिए ही ना गए हों। उसे इंजेक्शन कौन दिया करता था? इंटेलिजेंस के एक और मेजर ने पूछा। एक मुसलमान डॉक्टर, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया, डॉक्टर अब्दुल रशीद। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि डॉक्टर मुसलमान हो या हिंदू ये जुर्रत करे कि वो मरीज को पूरी दवाई भी ना दे। और फिर डॉक्टर अब्दुल रशीद निहायत शरीफ और दयानतदार डॉक्टर है। मैं उस पर शक नहीं कर सकता कि उसने इस मरीज को इंजेक्शन ना दिए हों। एक्सक्यूज मी सर, इंटेलिजेंस के मेजर ने कहा, आप डॉक्टर हैं, आप इंसानों को किसी और नजर से देखते हैं। आपके सामने दुश्मन मुल्क का जख्मी या मरीज लाया जाए तो आप उसे सिर्फ मरीज और एक दुखी इंसान समझेंगे और ये भूल जाएंगे कि ये दुश्मन का आदमी है और तंदुरुस्त होकर दुश्मन ही रहेगा। लेकिन सर, हम इंसानों को किसी और नजर से देखते हैं, हम इंसानों को अंदर से झांकते हैं। आपने जिस मुसलमान को शरीफ और दयानतदार डॉक्टर कहा है वो मुसलमान भी है। इंडिया में किसी भी मुसलमान का वजूद दयानतदार हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको ये शक है कि हमारे जख्मी को इंजेक्शन नहीं दिए गए होंगे तो मैं वसूख से कहता हूँ कि इसमें उस डॉक्टर का हाथ है और यही डॉक्टर उसके फरार का जरिया बना होगा। मेरा दिल नहीं मानता मेजर प्रसाद, ब्रिगेडियर ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा। रशीद सही मानों में डॉक्टर है। इतने में इंटेलिजेंस का एक कर्नल जो हिंदू था आ गया। सगीर के फरार की इत्तला जब इंटेलिजेंस के दफ्तर में पहुंची थी, ये कर्नल दफ्तर में नहीं था। वो दफ्तर में आया तो उसे बताया गया कि उसके अफसर मिलिट्री अस्पताल चले गए हैं। और किस इत्तला पर गए हैं? कर्नल जीप में बैठा और मिलिट्री अस्पताल ब्रिगेडियर कमांडेंट के दफ्तर में जा पहुंचा। वो खासी परेशानी की आलम में था। उसने अपने तौर पर ब्रिगेडियर से सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। वो भी ब्रिगेडियर से जवाब तलबी कर रहा था। ब्रिगेडियर डॉक्टर ने उसे भी वही जवाब दिया जो वो मेजर को दे चुका था, बल्कि उसने कर्नल को थोड़ा सा डांट भी दिया और कहा कि ऐसे मरीज पर उन्हें एस्कॉर्ट का इंतजाम करना चाहिए था। अस्पताल वालों का काम इलाज मुआवजा है, ये भी सोचो कर्नल। ब्रिगेडियर ने कहा कि आप मुझसे एक ऐसा काम करवाते रहे हैं जो कोई डॉक्टर करने को तैयार नहीं होता। आप मुझसे इस मरीज को ऐसे इंजेक्शन दिलवाते रहे हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में भी डॉक्टर इंतहाई खतरनाक पागलों को देने से पहले कई बार सोचते हैं। हमने आपको बता दिया था कि इस शख्स को ये इंजेक्शन किस मकसद के लिए दिए जा रहे हैं। कर्नल ने कहा, अमेरिका की CIA इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल बेधड़क करती है। मैं जानता हूँ, ब्रिगेडियर डॉक्टर ने कहा। यही सोचकर मैं ये इंजेक्शन उस शख्स को दिलवाता रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि ये इंजेक्शन उसे नहीं दिए गए। एक बात बताएं सर, कर्नल ने पूछा, क्या इन इंजेक्शनों का ऐसा भी असर हो सकता है कि आदमी बाहर निकल जाए और इन इंजेक्शनों के जेरे असर ये जाने बगैर कि वो कहाँ जा रहा है चलता ही चला जाए? नहीं, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसी माहौल में रहना पसंद करेगा जिसमें उसे नशा मिल रहा है, हालांकि उसे पता नहीं होगा कि उसे नशा दिया जा रहा है। इस पहलू पर भी गौर करें कि वो जख्मी था और उसकी टांग इस काबिल नहीं हुई थी कि उसके जिस्म का बोझ चंद कदम दूर तक उठा सकती। तो क्या उसे कोई उठा कर ले गया है? कर्नल ने पूछा। ये सुराग लगाना आपका काम है कर्नल, ब्रिगेडियर ने कहा। मैंने अपनी जो राय देनी थी दे दी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। सर, कर्नल ने कहा, मुझे कुछ और भी पूछना है। इन सवालों के जवाब मुझे मिल जाने चाहिए। क्या ये मुसलमान डॉक्टर रात को भी ड्यूटी पर होता है? ब्रिगेडियर ने मेजर डॉक्टर की तरफ देखा जो वहाँ मौजूद था। नहीं सर, मेजर डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर अब्दुल रशीद की नाइट ड्यूटी इन दिनों नहीं है। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि उसे पता चल गया हो कि ये शख्स पाकिस्तानी है और इंडियन इंटेलिजेंस के जाल में आया हुआ है। ब्रिगेडियर ने पूछा, मैं सवाल ये सोचकर पूछ रहा हूँ कि अगर इस शख्स को ले जाया गया है तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के एजेंटों का काम हो सकता है जो यहाँ मौजूद हैं। आपका ये शक सही हो सकता है सर, कर्नल ने कहा। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस में इतनी तेजी और अहलियत नहीं तो मैं बहुत बड़ा अहमक होऊंगा। दुश्मन को कमजोर और नालायक समझना बहुत बड़ी हमाकत होती है। इंडिया के मुसलमानों को इंडिया का वफादार समझना भी एक हमाकत है। हम तो यहाँ के मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों पर भी एतबार नहीं करते। उस जख्मी के कमरे में 2 नर्सों की ड्यूटी थी, मेजर डॉक्टर ने कहा, एक मुसलमान और दूसरी क्रिश्चियन। मुझे अफसोस है कि हम आपको पूरी इंस्ट्रक्शन ना दे सके, कर्नल ने कहा। उस मरीज के साथ ना मुसलमान नर्स लगानी चाहिए थी ना क्रिश्चियन। हम किसी क्रिश्चियन पर भी एतबार नहीं करते। बेशुमार क्रिश्चियन फैमिलियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होते चले जा रहे हैं। क्या ये मुसलमान नर्स रात को ड्यूटी पर थी? इंटेलिजेंस के कर्नल ने पूछा। नहीं सर, मेजर डॉक्टर ने जवाब दिया, इन दिनों वो दिन की ड्यूटी पर है। तफ्तीश की इब्तिदा अपने आदमी से करें, ब्रिगेडियर ने कहा। पहले तो उससे पूछें कि वो रात कमरे के बाहर मौजूद था या कहीं चला गया था। थैंक यू सर, कर्नल ने उठते हुए कहा। हमें फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर देनी चाहिए। हमें आपके स्टाफ के ताउन की जरूरत होगी। ब्रिगेडियर ने मेजर डॉक्टर की तरफ देखा।
और जरा सा सर हिलाया, जो एक हुक्म था कि इंटेलिजेंस के साथ पूरा ताउन किया जाए। यस सर, मेजर डॉक्टर ने कहा। इंटेलिजेंस के अफसर ब्रिगेडियर डॉक्टर को सल्यूट करके कमरे से निकल गए। पाकिस्तान में मेजर उस्मान अपनी बीवी वीना और 2 बच्चों के साथ समंदर के सीने पर तैर रहा था। वीना कराची की सैर करना चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ कराची गई थी। उस रोज उस्मान बीवी और बच्चों को समंदर की सैर के लिए ले गया था। उसने एक लॉन्च किराए पर ले रखी थी और वो समंदर में कुछ दूर चले गए थे। वीना उस्मान को अपने करीब पाकर बहुत ही खुश थी। उनका 3 साला बच्चा लॉन्च में उछल कूद कर रहा था। बंदरगाह में खड़े बहरी जहाजों को देख कर वीना पर कुछ अजीब सा तासुर तारी होता जा रहा था। वो उस्मान से पूछ रही थी कि पाक बहरिया के जहाज कौन कौन से हैं। उस्मान ने लॉन्च वाले से कहा कि वो लॉन्च बहरी जहाजों के करीब से गुजारे। जब लॉन्च जहाजों के करीब से गुजरने लगी तो उस्मान ने वीना को बताना शुरू कर दिया कि फलां जहाज अपनी नेवी का है। क्या हमारे पास इतनी बहरी ताकत है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें? वीना ने उस्मान से पूछा। नहीं वीना, उस्मान ने जवाब दिया, हमारी बहरी ताकत खुले समंदरों में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। इंडिया के पास तैयारा बरदार बहरी जहाज भी है और दूसरे बहरी जहाज भी जो ज्यादा बड़े और तादाद में भी ज्यादा हैं। हमारा मुल्क भिखारी मुल्क है। अमेरिका हमारी जोली में जो बीक डालता है वो अफसरशाही और बादशाही करने वाले हुक्मरान ऊपर ही ऊपर खा जाते हैं। मैं पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बना हुआ देखना चाहती हूँ, वीना ने जज्बाती से लहजे में कहा। इतना ताकतवर कि इंडिया हमारी सरहद की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। और फिर उस्मान साहिब, मैं जब उस वक्त की बातें सुनती हूँ जब पाकिस्तान बना था तो हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। मैंने सुना है कि कमोबेश 1 लाख मुसलमान लड़कियां सिखों ने अगवा कर ली थी और मालूम नहीं कितने हजार लड़कियां सिखों के तशद्दुद से शहीद हो गई थी। हमने उन मासूम लड़कियों का इंतकाम लेना है। इंतकाम गैरत वाले लिया करते हैं वीना, उस्मान ने कहा। यहाँ तो हर उस हुक्मरान को जिसके हाथ पाकिस्तान की हुकूमत आई अपना ही घर भरने की फिक्र लगी रही और मुल्क का कारोबार दूसरे मुल्कों से भीख मांग मांग कर चलाया। एक सोच अक्सर परेशान करती है, वीना ने कहा। 2 मुल्कों की लड़ाई हो, लंबी जंग हो या फिरका वाराना फसादात हो, पहला शिकार औरत होती है। हिंदू तो पहला हमला मुसलमान औरत पर करते हैं। कश्मीर में औरतों की बेहुरमती होती चली आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया की जब भी जंग हुई, हिंदू फौजी सरहदी देहात से हमारी औरतों को उठा कर ले गए। ये सोचकर मुझे ख्याल आता है कि पाकिस्तान और कश्मीर की नौजवान लड़कियों को लड़ने की और मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और उन्हें इस किस्म की ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए जैसे फौजियों को मिलती है कि उन्हें जंगलों में ले जाकर मुश्किलात और मुशक्कत में कुछ दिन रखते हैं। मेरा मतलब यह है कि हमारी औरतों को हर तरह की मुश्किल और तकलीफ दे सूरत हाल में अपने आप को और अपनी असमत को बचाने की ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ तो मर्दों की ट्रेनिंग का भी कोई रवाज नहीं, उस्मान ने बेजारी से कहा। कॉलेजों के लड़के इसी वजह से गलत और इखलाक सोज मशगले अपना लेते हैं कि उन्हें कोई नस्बुलैन नहीं दिया जाता, न उन्हें कौमी तशख़्ख़ुस से आगाह किया जाता है। लॉन्च समंदर को चीरती जा रही थी। समंदर की हवा बड़ी खुशगवार और रूह अफजा थी। उस्मान और वीना का बड़ा बच्चा लॉन्च में इधर उधर दौड़ता और समंदर से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होता कह लगा रहा था। वीना उसे और कभी अपनी गोद में लिए हुए छोटे बच्चे को देखती थी। मैं अपने दोनों बच्चों को आपकी तरह फौज में भेजूंगी, वीना ने कहा। आपका क्या ख्याल है, फौज में भेजें या नेवी में? एक को तो पाकिस्तानी एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनाऊंगा, उस्मान ने कहा। उस्मान ने यह कह तो दिया कि वो अपने एक बेटे को फाइटर पायलट बनाएगा, लेकिन वो वीना की बातें सिर्फ सुन रहा था। उसका ध्यान ना पाक बहरिया के जहाजों की तरफ था, ना अपने बच्चों की तरफ, और ना ही उसे वो वक्त याद आया था जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे और हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया और मुसलमानों की बहु बेटियों को अगवा किया था। उसके जहन पर लूसी की बातें सवार थी। उसका दिल चाहता था कि यही लॉन्च तैरने के बजाय दौड़ना शुरू कर दे और उसे लूसी तक पहुंचा दे, लेकिन वीना के साथ वो ऐसा रवैया इख्तियार करने की कोशिश में था जिससे वीना को ये तासुर मिले कि वो वीना के सिवा किसी और औरत का ख्याल जहन में लाने को गुनाह समझता है। लूसी ने उसे कहा था कि वो वीना को जरा सा भी शक न होने दे कि उसकी तवज्जो वीना से हट गई है। लूसी ने उसे ये भी कहा था कि वो खुद ही वीना के साथ बेतकल्लुफ हो जाएगी। लूसी गैर मामूली तौर पर चालाक और जहनी तौर पर होशियार लड़की थी। उसने लाहौर में पहला तजुर्बा यह किया था कि उस्मान को यह तासुर दिया था कि वो उसके बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकती और उस्मान को अपना मजनू बनाने के लिए उसके दिल में वीना की नफरत पैदा कर दी थी। इसके नतीजे में लूसी वीना के भाइयों और उस्मान के दोस्तों के हाथों अगवा हुई और फिर उसे लाहौर को हमेशा के लिए खैर बात कहना पड़ा। यह तजुर्बा इतना महंगा पड़ा था कि अब वो उसे दोहराने की जुर्रत नहीं करना चाहती थी। इसके बजाय उसने अब ये पैंतरा बदला कि उस्मान को इस लाइन पर चला दिया कि वो वीना को कोई शक न होने दे, और उसका तरीका ये था
कि वो वीना को ऐसा तासुर दे जैसे वो उस पर दिलो जान से फरीफ्ता है। ये तरीका उस्मान को भी अच्छा लगा। वीना अपने अगवा के सिलसिले में मुतमईन थी। उस्मान ने उसे यकीन दिलाया था कि वो लूसी को दोस्ती का झांसा देकर फंदे में लाएगा, वरना ये कोई मामूली वाकया नहीं था कि वो अपने खामंद, छोटे छोटे बच्चों और गाड़ी समेत अगवा हो गई थी। अगर लूसी ना जाती तो वीना को मालूम था कि उसके साथ क्या सलूक होना था, लेकिन ये सवाल उसके लिए और ज्यादा परेशान कुन और हैरान कुन भी था कि लूसी सिंध के दूर के अंदर के इस इलाके में डाकुओं के यहाँ क्या करने आई थी। उस्मान साहिब, वीना ने कहा, मुझे अगवा याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप उसे जल्दी पकड़वा देंगे? हाँ हाँ, मेजर उस्मान ने जवाब दिया। अगर सिर्फ लूसी को पकड़वाना हो तो मैं एक दिन में उसे पकड़वा सकता हूँ, लेकिन उस अकेली के पकड़े जाने से उसका बाकी गिरोह छुप जाएगा। मैं लूसी के जरिए उसके गिरोह के तमाम अफराद का सुराग लगा लूंगा, तुम फिक्र ना करो। लॉन्च वापस कीमाड़ी जा रही थी। कुछ देर बाद उस्मान और वीना अपनी गाड़ी में बैठे होटल को जा रहे थे। शाम के बाद मेजर उस्मान वीना को यह कहकर चला गया कि वो मलेर कैंट अपने एक मेजर दोस्त से मिलने जा रहा है। खाना खा के नहीं जाएंगे? वीना ने पूछा। नहीं वीना, उस्मान ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया। आज तुम अकेली खाना खा लो। अगर मैं खाने के लिए रुक गया तो उस मेजर से मुलाकात नहीं हो सकेगी, कोई रस्मी मुलाकात नहीं। ये मेजर इंटेलिजेंस में है। मैंने उसे अपने अगवा का सारा वाकया और लूसी के मुतालिक सब कुछ बताना है। फिर वो जैसे कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। शायद मुझे वहाँ ज्यादा वक्त लग जाए, तुम जानती हो कहानी जरा लंबी है। हाँ हाँ, वीना ने प्यारे से लहजे में कहा। यह काम खाने से ज्यादा जरूरी है, आप फौरन चले जाएं। वीना जज्बात में ऐसी उलझी के महसूस न कर सकी कि उसके खामद ने झूठ बोला है। वीना तो खुश थी कि उसका खामद उसे वापस मिल गया है, लेकिन खामद अब झूठ के पर लगाकर फिर उन्हीं फजाओं में उड़ने लगा था जहां से वीना समझती थी कि वो नीचे आ गया है। उस्मान ने जिंदगी का जो रास्ता इख्तियार कर लिया था उसमें झूठ लाजमी था। झूठ के बगैर वो एक कदम नहीं चल सकता था। ऐसे आदमी को झूठ बोलकर अजीब सी लज्जत महसूस होती है। उस्मान को मालूम नहीं था कि झूठ दिल से खौफे खुदा को भी मिटा देता है। उसे सिर्फ ये दिलचस्पी थी कि झूठ एक ऐसी चीज है जो तमाम जंजीरें तोड़ देता है और इंसान को आजाद कर देता है कि वो जो जी में आए करे। उस्मान को मालूम नहीं था कि खौफे खुदा को दिल से निकाल देने से अल्लाह की कुव्वत को खत्म या कमजोर नहीं किया जा सकता। झूठ अल्लाह की लाठी को नहीं रोक सकता। उस्मान सिर्फ ये देख रहा था कि झूठ बड़े ही काम की चीज है। झूठ जब एक आदत की सूरत इख्तियार कर लेता है तो ये एक नशा सा बन जाता है और कुछ अरसे बाद इंसान झूठ ना बोलना चाहे तो भी उसके मुंह से झूठ ही निकलता है और फिर एक दिन अचानक उस अल्लाह की लाठी चल पड़ती है जिसका खौफ झूठ बोलने वाला आदमी दिल से निकाल चुका होता है। इस वक्त झूठ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। झूठ और औरत का चोली दामन का साथ है। कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करेगी तो वो झूठ का ही सहारा लेगी और कोई मर्द किसी औरत के साथ नाजायज मरासम पैदा करेगा तो वो भी अपनी बीवी बच्चों और घर वालों के साथ झूठ ही बोलेगा। औरत एक ऐसा नशा है जो किसी को लग जाए तो वो दीन का रहता है ना दुनिया का, और इसके साथ झूठ उसकी शख्सियत को मसख करके रख देता है। लेकिन वो समझता है कि उसने सबको बेवकूफ बना लिया है। खुदा के बंदों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, खुदा को नहीं। ये अलग बात है कि खुदा अपने झूठे बंदे को संभलने और संवरने की मोहलत देता है और जब वो गुनहगार बंदा खुदा की दी हुई मोहलत से फायदा नहीं उठाता तो खुदा उसे ऐसा पकड़ता है कि इसी दुनिया में उसे जहन्नुम दिखा देता है। उस्मान अल्लाह के उन्हीं बंदों में से था जो समझते हैं कि वो खुदा को भी धोखा दे सकते हैं। ये अल्लाह का फरमान है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस उसूल को अहमियत देते हैं कि झूठ वो गुनाह है जो हर गुनाह को जन्म देता है। इसलिए सिर्फ इस गुनाह से यानी झूठ बोलने से बाज आ जाओ तो 100 गुनाहों से बच जाओगे। उस्मान ने झूठ का सहारा लिया तो वो उन लोगों में पहुंच गया जो अल्लाह के दीन के और कुरान के और सरजमीन पाकिस्तान के दुश्मन थे। लूसी उसकी मुंतजिर थी। पिछली मुलाकात में उसने लूसी को बता दिया था कि वो वीना को समंदर की सैर के लिए ले जाएगा और शाम के बाद लूसी के पास पहुंच जाएगा। उस शाम उस कोठी में जिसमें लूसी रहती थी एक तो रामा राव था जो सिंध में काम करने वाले गिरोह का इंचार्ज था। लूसी थी और एक लड़की और वहाँ मौजूद थी जिसकी उम्र 24-25 साल थी। उस्मान लूसी को बड़ी खूबसूरत लड़की समझा करता था और फिर वो किसी लड़की को हसीन समझता था तो वो वीना थी। लेकिन इस लड़की को उसने देखा तो कुछ देर के लिए लूसी और वीना उसके जहन से निकल गईं। उस्मान को देखकर जिस तरह उस लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आई वही उस्मान पर जादू का असर कर गई। चंद सेकंड के लिए उस्मान उस लड़की में खो गया। एक तो वो हुस्न होता है जो खुदा किसी औरत या मर्द को अता करता है और एक हुस्न वो है जो औरत अपने आप में पैदा करती है। आम फहमे जुबान में उसे नाजो अंदाज कहा जाता है, लेकिन अक्सर औरतें नाजो अंदाज में से तिसना और बनावट नहीं निकाल सकती।
कोई कोई औरत ऐसी होती है जो अपनी डील डोल में चाल डाल और बात करने के अंदाज में ऐसा रंग पैदा कर देती है जो कुदरती लगता है और कुदरती हुस्न को दोबाला कर देता है। अगर औरत को कोई उस्ताद मिल जाए तो वो उसे ट्रेनिंग देकर उसके हुस्न में तिलस्माती असर पैदा कर देता है। उस्मान, लूसी ने कहा, ये फौजी है, फौजिया कलीम। ये तुम्हें मिलने के लिए बेताब थी। मुझे? उस्मान ने हैरान सा होकर कहा, ये मुझे कैसे जानती है? आप भी भोले बादशाह हैं उस्मान भाई, रामाराव ने कहा। आपको कौन नहीं जानता? मैं तो कहता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी आपके नाम से वाकिफ होगा। ये है उस्मान। लूसी ने फौजी से कहा, अच्छी तरह देख लो, तुम सुबह शाम मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि उस्मान से मिलवाओ। तुम सब ने इनकी तारीफें ही इतनी की थी कि मैंने देखने को बेताब हो गई। फौजिया ने बड़े प्यारे से अंदाज से मुस्कुराते और शर्माते हुए कहा, ये तो उससे बहुत ज्यादा अच्छे और प्यारे लगते हैं जितना तुम लोग बताते रहे हो। उस्मान भाई, रामाराव बोला, तुमने अपने आप को छोटा सा आदमी समझ रखा है। तुम्हारे वालिद साहिब को तो दुनिया जानती है। मैं दिल्ली गया तो 2 आदमियों ने तुम्हारे डैडी का जिक्र किया। एक ने तो यहाँ तक कहा कि उनका बेटा उस्मान उनसे ज्यादा नामवर है। लूसी और रामाराव अपने मखसूस और पुरस्कार अंदाज से उस्मान को गुब्बारे की तरह फुला रहे थे। उनकी बातों के साथ साथ फौजी का उस्मान की आंखों में आंखें डालकर बार बार देखना और होठों पर हल्का सा तबस्सुम ले आना उस्मान पर नशे की सी कैफियत तारी कर रहा था और उस्मान बड़ी तेजी से ऊंचा ही ऊंचा उड़ता जा रहा था। वो इतना ऊंचा चला गया जहाँ से उसे पाकिस्तान की जमीन भी और अपने बीवी बच्चे भी नजर नहीं आ रहे थे। उस्मान भाई, रामाराव ने कहा, गाड़ी बदलो, तुम उस पुराने मॉडल की कार में अच्छे नहीं लगते। कम से कम मर्सिडीज हो। लूसी बोली, पेजारो हो, होंडा अकॉर्ड भी अच्छी गाड़ी है। रामाराव ने कहा, मेरा मतलब है गाड़ी अपनी हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। तुम फौज में मेजर हो, जो कोई इतना बड़ा रैंक नहीं, लेकिन सोसाइटी में तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है। मैं भी यही सोच रहा था, उस्मान ने कहा, लेकिन जरा बजट का मामला है। फिर भी गाड़ी तो जरूर लूंगा। बजट का क्या मामला है? रामाराव ने कहा, बजट का मामला हम पर छोड़ो, गाड़ी मिल जाएगी। हम तुम्हें इस गाड़ी में नहीं देखना चाहते। रामाराव ने लूसी से कहा, इन्हें कहो खाना लगा दें। लूसी चली गई। फिर रामाराव उठा और ये कहकर कमरे से निकल गया कि अभी आता हूँ। कमरे में फौजी और उस्मान रह गए। शुक्र है ये लोग यहाँ से उठे। फौजी ने कहा, मैं कुछ देर आपके पास बैठना चाहती थी। क्यों? उस्मान ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझ में तुमने क्या खूबी देखी है जो तुम मेरे पास बैठना चाहती हो? बाज खूबियाँ ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती लेकिन बयान नहीं की जा सकती। फौजी ने इस तरह झिझकते शर्माते हुए कहा जैसे वो 14-15 साल की कमसिन लड़की हो, बड़ी मुश्किल से एक जवान आदमी के साथ बात कर रही हो। वो कह रही थी, हाल मेरा है, बड़े खूबसूरत जवान भी देखे हैं, लेकिन एक नजर में ही जो बात तुम में देखी है वो किसी और में नजर नहीं आई। लेकिन मुझे ये देखकर मायूसी हो रही है कि लूसी आपकी मलकियत का दावा करती है। मैं आपको लूसी से छीनना नहीं चाहती, लेकिन कुर्बत हासिल किए बगैर भी नहीं रह सकती। क्या कभी थोड़ा सा वक्त मुझे दिया करेंगे? वक्त तो दे दिया करूंगा, लेकिन मैं परसों सुबह वापस लाहौर जा रहा हूँ। फिर तो और ज्यादा अच्छा है। फौजी ने कहा, मैं भी लाहौर जा रही हूँ। कब? उस्मान ने पूछा। मैं 2-3 दिनों तक पहुँच जाऊंगा। क्या तुम लूसी की जगह जा रही हो? उस्मान ने पूछा। हाँ, फौजी ने जवाब दिया। वहाँ मुझे आपके साथ की और आपकी मदद की बहुत जरूरत होगी। साथ भी मिल जाएगा और मदद भी। उस्मान ने कहा, तुम्हारा ग्रुप तुम्हें पूरी हिदायत दे देगा और कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे तो इसकी बड़ी खुशी है कि आप वहाँ होंगे। फौजी ने कहा। कुछ देर बाद नौकर ने आकर इत्तला दी कि खाना तैयार है। उस्मान और फौजी उठकर डाइनिंग रूम में चले गए। इतने में रामाराव और लूसी भी आ गए। उस वक्त तक उस्मान आपे से बाहर हो चुका था। उसे अपनी असलियत याद नहीं रही थी। उन लोगों ने मिलजुल कर उसे शहजादा बना दिया था। खाने के दौरान रामाराव, लूसी और फौजी ने सिवाय इसके और कोई बात ही ना की कि उस्मान को हवा देते रहे और वो खोखला गुब्बारा बनकर फूलता चला गया। दुश्मन के जासूस वही बनते हैं जो अपनी असलियत, शख्सियत और कौमियत को भूल जाते हैं। किरदार की ये कमजोरी ऐसी कमजोरी है जिसे दुश्मन निहायत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करता है और अपने शिकार को ये तासुर देने में कामयाब हो जाता है कि वो तो बहुत ही ऊंची शख्सियत है और वो गलत मुल्क में और गलत घर में पैदा हुआ है।